क्वेश्चन हम साथ में कर लेंगे ना, तो जरा फ्लो बन जाएगा। जी सर, आइए। तो सर लास्ट क्लास में ना हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे। जर्नल एंट्रीज में जो हम जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे, जल्दी से 1 मिनट में देख लेते हैं हमने कौन कौन सी एंट्रीज डिस्कस की थी। हमने अपने पास ना सबसे पहले एंट्री डिस्कस की थी बिजनेस स्टार्टेड की। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं तो भी हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर अगर हम अपने पास बिजनेस से पैसे विड्रॉ करें पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री पास होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम एसेट परचेज करते हैं तो एंट्री पास होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एसेट है, जो भी एसेट मतलब हो सकता है आपके पास जो एसेट है वो फर्नीचर हो सकता है आपके पास जो एसेट हो वो बिल्डिंग हो, जो भी एसेट आप परचेज करेंगे उसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो एसेट को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए। फिर हमारे पास एंट्री थी एसेट परचेज्ड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट की। मान लीजिए अगर हम क्रेडिट पर गुड्स एसेट परचेज करते हैं तो हमने एंट्री पास की थी एसेट अकाउंट डेबिट टू जो भी सेलर है, जिसने जो भी वेंडर है जिसने हमें वो पर्टिकुलर एसेट बेचा, हम एसेट को डेबिट कर देंगे और सेलर को क्रेडिट कर देंगे। सर क्रेडिट करके ना हमने उसे अपना क्रेडिटर बना लिया। ये हमारे लिए एक तरह से लाइबिलिटी हो गई, इसे हमें अपने पास पैसे देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एसेट परचेज फ्रॉम विक्रम फॉर कैश। हमने डिस्कस ये किया था कि अगर हम जिस पर्टिकुलर पर्सन से गुड्स परचेज एसेट परचेज कर रहे हैं, अगर उसका जी 1 मिनट सर, किसी की स्क्रीन शेयर हो गई थी असल में। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास जिस पर्टिकुलर पर्सन ने एसेट दिया, अगर उसका नाम दिया हो, हमने क्रेडिट पर परचेज किया, सॉरी, अगर हमें अपने पास जिस पर्टिकुलर पर्सन से हमने एसेट खरीदा उसका नाम दिया हो, लेकिन साथ में ये बताया जाए कि हमने ये एसेट कैश में खरीदा है, तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम नाम नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं हमने ये पर्टिकुलर एसेट कैश में खरीदा है। एंट्री पास होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश के नाम से, पर्सन का नाम यहां पर नहीं आएगा। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि हमने ओल्ड फर्नीचर सोल्ड किया कैश में, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। एक्सपेंसेस पे करूंगा तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इनकम रिसीव करूंगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। कैश को डेबिट कर दूंगा, इनकम को क्रेडिट कर दूंगा। सर यहाँ पर इनकम का नाम आ जाएगा, जो भी इनकम होगी ना उस इनकम के नाम से एंट्री कर दूंगा। कमीशन मिलेगा तो कमीशन दिखा दूंगा, अगर मुझे अपने पास रेंट मिलेगा तो रेंट दिखा दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एज द केस में भी। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं कैश परचेजेस की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं बताइए? दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एक है कैश, दूसरा है परचेजेस। परचेजेस नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश रियल की कैटेगरी में कवर होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अगर हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करें तो एंट्री पास होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी खरीदा है उसका नाम आ जाएगा, उसको हम अपना क्रेडिटर बना लेंगे। हमने चेतन को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना लिया, इसे हमने अपनी लाइबिलिटी मान लिया, लाइबिलिटी, ये हमारी लाइबिलिटी हो गया। तो एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चेतन। जैसे मैंने ये एज्यूम किया है कि हमने चेतन से खरीदा, जो भी नाम दिया होगा उसके नाम से एंट्री पास कर देंगे। फिर मान लीजिए हमें नाम ही ना बताया जाए, हमें ये बताया गया हमने गुड्स परचेज किए, ये नहीं बताया किससे, तो अगर गुड्स परचेज दिया है, ये नहीं दिया हमने किससे खरीदे, तो एंट्री पास हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर का नाम ना दिया हो तो आप एंट्री क्रेडिटर के नाम से कर देंगे। सर परचेज अकाउंट नॉमिनल में आएगा सर? जी सर, परचेजेस अकाउंट नॉमिनल में आएगा। हमने डिस्कस किया था ना सर, गुड्स के 4 अलग अलग डिफरेंट अकाउंट बनते हैं। गुड्स में हमारे पास एक अकाउंट होता है परचेजेस का, एक होता है सेल्स का, एक होता है परचेजेस रिटर्न का, एक होता है सेल्स रिटर्न का। चारों अकाउंट नॉमिनल में आएंगे सर। परचेज हमारा खर्चा होती है नॉमिनल, सेल्स हमारी इनकम होती है नॉमिनल, परचेजेस रिटर्न खर्चा कम हो गया फायदे की बात है नॉमिनल, और सेल्स रिटर्न नुकसान हो गया नॉमिनल।
सारे फायदे सारे नुकसान नॉमिनल। सर ड्राइंग अकाउंट पर्सनल है? सर ड्राइंग पर्सनल है। जी सर। नेक्स्ट, आइए सर हम ना एक बार पहले क्वेश्चन एक करते हैं और क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज कवर करते हैं, फिर हम आज बैंकिंग एंट्रीज और कंपोजिट एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सर अभी मैंने असाइनमेंट शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है सर ये। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2022 1 जून, परचेज मशीनरी फॉर कैश 1 लाख रुपीस। या और थोड़ा सा हम एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सर, उसमें ज्यादा चीजें कवर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सर फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर आ जाएगा हमारे पास सर कहाँ पे शेयर किया है सर? अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आया नहीं सर। सर व्हाट्सएप ग्रुप में आप वो जो पेड वाला ग्रुप है उसमें एडिड है? सर उसमें ऐड हूँ। तो सर उसमें अभी शेयर किया है ना मैंने। सर नहीं है। सर कोई नहीं आया आपका, कुछ भी शेयर कुछ नहीं आया सर। आप अपने नंबर से ना मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। आप मेरे नंबर पे कब मैसेज आया? कर दीजिए सर प्लीज। भेज दिया सर ग्रुप में। ग्रुप में अब आया था कुछ। जी 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 सर। तो डेट पर्टिकुलर्स सर LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अच्छा ये डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट ना बहुत बड़ा हो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है सर बस डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं, एक ही बात है। आगे से ना मैं इतना बड़ा बड़ा लिखने के बजाय सिर्फ इतना लिख दूंगा डेबिट एंड क्रेडिट। अब सर ये तो अंडरस्टूड ही है, अमाउंट का कॉलम है तो अमाउंट आएगा, ठीक है ना। आइए तो हमें क्या क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले बता रहे हैं कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर मनोहर लाल। मनोहर लाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मनोहर लाल ने बिजनेस शुरू किया 3,60,000 रुपए कैश के साथ। तो क्या एंट्री होगी बताइए सर। इधर लिख दीजिए ईयर 2022। अब 1 मार्च मनोहर लाल ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। क्लियर है सर। लोकेश सर शायद आपका कुछ एक नेट कनेक्टिविटी का इशू होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश के सामने डेबिट के कॉलम में 3,60,000, कैपिटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में 3,60,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आगे देखिए प्लीज, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। सर यहां डेट लिख दीजिए 2 मार्च। फर्नीचर खरीदा, सर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। देखिए प्लीज कौन कौन से, पहला है कैश, दूसरा है फर्नीचर। दोनों रियल की कैटेगरी में आते हैं। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बताइए क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। तो हमारे पास फर्नीचर कमिंग फर्नीचर सर। आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट है। कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट 10,000, 10,000। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो हमने फर्नीचर खरीदा, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है फर्नीचर, दूसरा है कैश। फर्नीचर और कैश दोनों रियल की कैटेगरी में आएंगे और दोनों को के ऊपर रियल का रूल अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए। आगे बता रहे हैं 4 मार्च, परचेज गुड्स फॉर कैश। सर गुड्स परचेज किए कैश में, तो क्या करें, परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। टू कैश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हाँ जी, कितने के गुड्स परचेज किए, 25,000 रुपए के। परचेजेस के सामने डेबिट में, कैश के सामने क्रेडिट में। आगे बता रहे हैं बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश। बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से गुड्स परचेज किए। हाँ जी, 5 मार्च, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, परचेजेस अकाउंट डेबिट। सर देखिए, अब की बार ना कमलेश का नाम गिवन है, और जब हमें सेलर का नाम दिया होता है ना, जब हमें सेलर का नाम दिया हो, बायर का नाम दिया हो, तो हम ये मानकर चलते हैं ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कमलेश, उधार पर खरीदा होगा। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कमलेश, 15,000 रुपए। परचेज के सामने डेबिट के कॉलम में, कमलेश के सामने क्रेडिट के कॉलम। सर 6 मार्च, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे कैश में, क्या एंट्री पास करें, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश, दूसरा है सेल्स। कैश रियल की कैटेगरी में आता है, सेल्स नॉमिनल की कैटेगरी में आती है। कैश को डेबिट कर दीजिए, सेल्स को क्रेडिट कर दीजिए। कितने पैसे हैं, सर 36,000 रुपए, 36,000। कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, 36,000 रुपीज। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश
बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। आगे बता रहे हैं सोल्ड गुड्स टू हरी। सर देखिए नाम गिवन है, नाम बताया जा रहा है 8 मार्च को हरी को गुड्स बेचे। हरी को गुड्स बेचे ना, एंट्री हो जाएगी हरी डेबिट टू सेल्स। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपए। सॉरी 30,000 रुपए। बीइंग गुड सोल्ड टू हरी। आगे देखिए नेक्स्ट 10th मार्च। 10th मार्च। सर साथ में ना रूल्स भी बोलते रहिए, हम सुनते सुनते ना हमें जो है दिमाग में बैठ जाएगा। जी सर, जी 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 बिल्कुल। हाँ ये बार तो बार कंफ्यूज 10th हो जा मार्च रहे हैं, की, उसमें बार बार रूल देखना पड़ रहा है। नहीं सर, मैं बोलता रहता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष सर। तो सर देखिए हमारे पास ना 10th मार्च की एंट्री है पेड कैश टू कमलेश। सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं बताइए? एक है कैश, दूसरा है कमलेश। ठीक है सर, 3 स्टेप्स होते हैं सिंपली। सबसे पहले ये सोचिए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। सर कैश इन्वॉल्व है, कमलेश इन्वॉल्व है। कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। कमलेश पर्सन है, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। सर कैश पर रियल का रूल लगाइए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने कमलेश को पैसे दिए हैं, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा सर टू कैश अकाउंट। और देखिए कमलेश, कमलेश पर्सनल है, पर्सनल पर पर्सनल का रूल लगाइए। तो पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने कमलेश को पैसे दिए तो कमलेश हुआ रिसीवर, कमलेश को डेबिट कर दीजिए। कमलेश डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। कमलेश को हम पैसे दे रहे हैं सर 15,000 रुपए, ये 15,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। बीइंग कैश पेड टू कमलेश, बीइंग कैश पेड टू कमलेश। सर नेक्स्ट कमलेश हाँ जी वाला मिस हो गया सर। सर, कौन सा वाला मिस हो गया? कमलेश वाला सर। सर ये हमने 10th मार्च की एंट्री कर दी ना, कैश पेड टू कमलेश। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 14th मार्च। 14th मार्च को कह रहे हैं हरी से पैसे मिले। सर देखिए दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है हरी, दूसरा है कैश। कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश आ रहा है, डेबिट होगा। सर दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है प्लीज? सर दूसरा अकाउंट है हरी, और हरी पर्सनल की कैटेगरी में आएगा, पर्सन है। पर्सनल को रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हरी ने मुझे पैसे दिए, इसका मतलब हरी हुआ गिवर, तो टू हरी। कैश को डेबिट कर दीजिए सर, कैश आया है 18,000 रुपए। कैश के सामने डेबिट के कॉलम में और हरी के सामने क्रेडिट के कॉलम में नरेशन लिख दीजिए सर, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी। आगे देखिए नेक्स्ट सर, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल 15th मार्च। इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया सर, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश, दूसरा है कैपिटल। कैश रियल की कैटेगरी में आएगा, कैपिटल सर कैपिटल ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। कैश रियल की कैटेगरी में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कैश आया, कैश को कर दीजिए डेबिट। लेकिन सर इसमें कैश के बाद कहाँ कर रहे हैं, रिड्यूस केवल कैपिटल बोल। सर वॉइस ब्रेक हो गई सर, एक बार दोबारा पूछेंगे प्लीज।
सर वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार दोबारा डाउट पूछिए प्लीज। सर हेलो। जी जी सर, जी जी। तो सर उसमें लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल लिखा हुआ है, तो सर उसमें चेक भी तो हो सकता है, इसमें जी कैश सर, कैसे सर अंडरस्टूड हो रखेंगे? सकता है, लेकिन सर अगर क्वेश्चन में कुछ ये ना बताया जाए ना कि क्या लेकर आया, तो हम ये मानकर चलते हैं ट्रांजैक्शन कैश में हुई होगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है सर, अभी क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं ना, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है हमारा क्लास का सर, इस क्वेश्चन में ना बैंक है ही नहीं, आप ध्यान से देखें तो बैंक की एंट्रीज ना आगे अभी आना स्टार्ट होंगी 4-5 क्वेश्चन के बाद से, जब हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 के ऑनवर्ड्स चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। बाकी अगर मान लीजिए इसमें बैंक होता भी ना, अगर क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि कैश आया है या बैंक आया है, तो मैं कैश मानकर चलता हूं सर। जब तक क्वेश्चन क्लियरली मेंशन ना करे चेक लाया है, मैं ये मानकर चलूंगा कैश आया है। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल, डेट है 15 मार्च, एडिशनल कैपिटल लेकर आई है 75,000 रुपए, तो कैश रियल डेबिट व्हाट कम्स इन। सर कैपिटल हमारे पास पर्सनल नेचर का होता है, कैपिटल हमारे पास पर्सनल नेचर का होता है, पर्सन है सर, वो पर्सन, प्रोप्राइटर की बात हो रही है ना, प्रोप्राइटर, उसका रूल होता है डेबिट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ध्यान से देखिए प्लीज, इस केस में हमारे पास मिस्टर सोहन, जो हमारे सोहन नहीं, मिस्टर मनोहर लाल, सॉरी, मिस्टर मनोहर लाल बिजनेस के प्रोप्राइटर ने पैसा दिया, प्रोप्राइटर ने पैसा दिया, तो गिवर होगा सर, गिवर। कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। सर जब भी बिजनेस में पैसे लाए जाते हैं ना, तो हम दिखाते हैं कैपिटल को, और जब भी बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हैं तो हम दिखाते हैं ड्रॉइंग्स को। बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 15th मार्च। आगे बता रहे हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 16th को, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स परचेज किए। तो सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर, एक है सोहन और दूसरा है परचेजेस। देखिए क्वेश्चन में ना नाम बताया जा रहा है, नाम, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। एक है सोहन और दूसरा है परचेजेस। परचेजेस नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होता है, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट किया जाएगा। और सोहन, सोहन पर्सनल की कैटेगरी में कवर होता है, पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोहन ने हमें गुड्स दिए, सोहन हो गया गिवर, सोहन को क्रेडिट कर दीजिए 6,000 रुपए। सर एक बार ये एंट्री दोबारा से बता। सर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है सर कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, तो हमारे पास ना दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, देखिए एक है परचेजेस और दूसरा है सोहन। परचेज नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होता है, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट द नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है सर, परचेज हमारा ना एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ना सोहन आता है पर्सनल की कैटेगरी में, पर्सनल का रूल होता है सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर को डेबिट कर दीजिए, गिवर को क्रेडिट कर दीजिए। सोहन ने गुड्स दिए हैं, तो सोहन हो गया गिवर, सोहन को क्रेडिट किया जाएगा। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट होगा, सोहन गिवर है, क्रेडिट होगा। being goods purchased from Sohan, being goods purchased from Sohan, सोहन से गुड्स खरीदे 6,000 रुपीज के। जी नेक्स्ट, अगली एंट्री है हमारे पास 18 की, 18
18th मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सर इस बार ना सोहन का नाम लिखा है लेकिन साथ में कैश भी लिखा है। अब की बार दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला अकाउंट है हमारे पास परचेजेस का और दूसरा सोहन का नहीं है सर, कैश का है। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, परचेजेस एंड कैश। कैश परचेज नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होगा, एक्सपेंस है डेबिट किया जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सोहन ना सोहन सोहन सॉरी सोहन नहीं, कैश। कैश कैश ना हमारा एसेट है सर, एसेट 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 है। एसेट पे रियल का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश जा रहा है, क्रेडिट किया जाएगा। परचेजेस डेबिट हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा। 8,000 रुपए। being goods purchased, for cash, being goods purchased for cash। एक मिनट सर, हाँ जी। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री देखिए प्लीज। 20th पेड रेंट फॉर ऑफिस। सर रेंट पे किया ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए रेंट पे करें तो, ऑफिस के लिए अगर रेंट पे करें, रेंट एक्सपेंस रेंट बन जाएगा एक्सपेंस सर। है। बिल्कुल सर। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश और दूसरा है रेंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है नॉमिनल, कैश हमारे लिए एसेट है रियल। एंट्री हो जाएगी 20th मार्च को। रेंट को डेबिट कर देंगे सर, रेंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट को डेबिट कर देंगे। हाँ जी, कितने से डेबिट होगा सर? 1,000 रुपए से। और देखिए कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दीजिए। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा 1,000 रुपए से। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रेंट डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग रेंट पेड फॉर कैश। हाँ जी, आगे बता रहे हैं सर, रिसीव्ड कमीशन 23 तारीख को, 23 मार्च को कमीशन मिला। सर कमीशन तो इनकम बन जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर। कमीशन हमारी इनकम है, नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होगा। और कैश, कैश एसेट है, रियल की कैटेगरी में कवर होगा। सर रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो कैश आया, कैश को डेबिट करेंगे। और कमीशन, कमीशन हमारी इनकम है सर। टू कमीशन अकाउंट, कमीशन को क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट कितना आएगा
7,500 रुपीज। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर, एक कैश दूसरा कमीशन। कैश रियल है, कमीशन नॉमिनल है। कैश को डेबिट कर दीजिए, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। कमीशन को क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स बीइंग कमीशन received in cash। हाँ जी, नेक्स्ट, पेड सैलरी टू गोपाल। सैलरी तो एक्सपेंस है सर। बिल्कुल सर। सर देखिए, जब भी किसी एक्सपेंस में नाम गिवन होता है ना सर, इररेलेवेंट होता है। यहां नाम मैटर नहीं करता सर। क्वेश्चन कह रहा है हमने सैलरी दी गोपाल को, तो गोपाल इज इररेलेवेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है सैलरी दी। तो हमारे पास दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर। पहला है सैलरी। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होगा, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सैलरी को कर दीजिए डेबिट, सैलरी को कर दीजिए डेबिट, और कैश जा रहा है सर, कैश जा रहा है। तो 24 मार्च को हमने पेड सैलरी की है 1800 रुपए। कैश गया, रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट 1800 रुपए। being salary paid in cash। ठीक है, आगे देखिए सर। रिसीव कैश फ्रॉम हरी 26 मार्च। हरी से कैश मिला। ठीक है, तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर, एक है कैश दूसरा है हरी। कैश रियल, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, और हरी पर्सनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हरी ने पैसे हमें दिए तो हरी हुआ गिवर। कैश आ रहा है और हरी गिवर है। कैश अकाउंट डेबिट सर कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। हरी। being cash received from Hari। withdrew cash from office for personal use। withdrew cash from office for personal use। हाँ जी, मनोहर लाल, ड्राइंग। हाँ जी, इन्होंने अपने पास ना पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए। तो अगर इन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए तो ये क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। हाँ जी, ड्राइंग्स रियल पर्सनल या नॉमिनल? ड्राइंग्स रियल। पर्सनल। ड्राइंग्स इज पर्सनल, ये पर्सनल की कैटेगरी में कवर होगा। पर्सनल की कैटेगरी में हम इसको लेकर जाएंगे। सर जरा एक मिनट प्लीज। जी सर, तो हमारे पास विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। हमने अपने पास कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए 27 मार्च को। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर, एक है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पर्सनल की कैटेगरी में कवर होगा,
डेबिट द रिसीवर और टू कैश अकाउंट। सर कैश रियल की कैटेगरी में कवर होगा, डेबिट द व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश जा रहा है 4000 रुपीज। आगे बता रहे हैं सर 28 मार्च को बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आगे बता रहे हैं सर हमने वेजेस पे किए, वेजेस पे किए 28 मार्च। Expenses और cash. बिल्कुल सर, एक है वेजेस, दूसरा है कैश। वेजेस एक्सपेंस है, नॉमिनल की कैटेगरी में कवर होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और कैश जा रहा है, रियल की कैटेगरी में आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो वेजेस पे किए 8500 रुपए के। being wages paid in cash। आगे देखिए नेक्स्ट, मनोहर लाल विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। 27 मार्च वाली एंट्री ही रिपीट हो रही है। इन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए। तो जब पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं तो इसे कहते हैं ड्रॉइंग्स। पर्सनल की कैटेगरी में कवर होता है। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मनोहर लाल इज द रिसीवर, डेबिट किए जाएंगे। और पैसे निकाले हैं कैश, रियल की कैटेगरी में आएगा। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। कैश जा रहा है 15,000 रुपए, क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री हो जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आगे बता रहे हैं बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीन परचेज की इन्होंने कैश में। कब परचेज की है? 30 मार्च को। सर दोनों रियल, मशीनरी और कैश। मशीनरी दोनों रियल, रियल, कैश इज ऑल्सो रियल। रियल। मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, कैश को क्रेडिट कर दीजिए 80,000 रुपीज। और लास्ट, बॉट लैपटॉप फ्रॉम चेतन ऑन क्रेडिट। चेतन से लैपटॉप परचेज किया है क्रेडिट पर। इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। और सर लास्ट है बॉट लैपटॉप फ्रॉम चेतन ऑन क्रेडिट। परचेज 30 मार्च। एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट परचेज सर लैपटॉप खरीदा है। लैपटॉप इज एन एसेट, ये परचेज में नहीं जाएगा सर, लैपटॉप अकाउंट में जाएगा। तो लैपटॉप डेबिट। तो गलत हो जाएगा क्या? जी मैम आवाज कट गई मैम, दोबारा पूछिएगा प्लीज। सर लैपटॉप की जगह अगर एसेट अकाउंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? जी मैम गलत हो जाएगा। मैम एसेट तो हमारे पास ढेर सारे होते हैं, हमें बताना पड़ेगा ना कौन सा एसेट है। तो हम बताएंगे लैपटॉप है। लैपटॉप परचेज किया है चेतन से, सॉरी मैंने गलती से कैश लिख दिया। लैपटॉप परचेज किया है चेतन से, तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू
चेतन। सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है रियल लैपटॉप एसेट है, दूसरा है चेतन पर्सन, पर्सनल की कैटेगरी में आएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, लैपटॉप आया, और क्रेडिट लिखा हुआ है पीछे इसका कोई, जी सर, क्रेडिट लिखा हुआ है ना पीछे सर, तो उससे कोई असर पड़ेगा? सर क्रेडिट लिखा है सर, इसीलिए ना चेतन का नाम लिखा है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कैश में खरीदा तो कैश में एंट्री करते। ओके इस entry में फिर हमने चेतन को अपना क्रेडिटर बना दिया। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष सर, हमने ना चेतन को अपना क्रेडिटर बना लिया, इसीलिए ये हमारे पास क्रेडिट हुआ है, हमें इसके पैसे देने हैं। बीइंग लैपटॉप परचेज्ड फ्रॉम चेतन, ठीक है सर। देखिए इस तरह से एंट्रीज हो जाएंगी, और सर सारी एंट्रीज करने के बाद ना हम अपने पास इसका टोटल कर देंगे। सर डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल कीजिए, एंड द टोटल मस्ट टैली, टोटल दोनों साइड का टैली हो जाएगा सर। सर इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? सर ये हमारे पास ना जर्नल के रूल्स के फॉर्म में आता है, और ये हमारे पास आगे चल के सर यूज भी काफी होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में ना सर, जैसे अकाउंट का नाम दिया होता है, ये पूछ लेते हैं कि बताइए ये डेबिट हो कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है, या फिर एक एंट्री की फॉर्म में देकर एंट्री पूछ लेते हैं ट्रांजैक्शन की, डायरेक्ट एंट्री के बताइए इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। सर बॉट लैपटॉप वाले में सर परचेज अकाउंट नहीं हो सकता सर ये? नहीं नहीं सर, सर परचेज का मतलब होता है कि हमने अपने पास ना गुड्स परचेज किए हैं, और लैपटॉप गुड्स नहीं है सर, लैपटॉप हमारे लिए एसेट है। जी सर, जी सर, जब भी हम एसेट खरीदेंगे ना तो एसेट की एंट्री एसेट के नाम से करेंगे, हम नाम लेकर बताएंगे हमने क्या खरीदा है। ठीक है सर, यहां तक इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आइए सर, अब हम अपने पास ना जरा कुछ और एंट्रीज डिस्कस करते हैं। अभी तक सर वॉइस ब्रेक हो गई सर, सर कोई कुछ पूछ रहा था क्या? वॉइस ब्रेक हो गई। सर लैपटॉप के अकाउंट को कंप्यूटर के अकाउंट में नहीं दिखा सकते? सर एक ही बात है, अगर मान लीजिए मैं अपने पास जब अकाउंट्स बना रहा था तो मैंने एक ही अकाउंट बनाया हुआ था कंप्यूटर एंड लैपटॉप का, तो फिर मैं अपने पास एंट्री कर सकता हूं। अब ये तो सर प्रैक्टिकल केस में होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में आया ना तो हम क्वेश्चन में लैपटॉप का अलग अकाउंट बना देंगे, कंप्यूटर का अलग बना देंगे। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सर कंप्यूटर लैपटॉप का एक ही अकाउंट चलता है। और मशीनरी अकाउंट में क्या क्या आता है सर? मशीन सर की आती है मशीनरी में सारी मशीन्स आ सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ना हम जो नॉर्मल मशीनरी यूज करते हैं प्रोडक्शन के लिए उसे मशीनरी में दिखाया जाता है। अब देखा जाए तो सर कंप्यूटर एंड लैपटॉप इज ऑल्सो अ मशीन, लेकिन उसको मशीनरी अकाउंट में ना दिखाकर उसको हम अलग से कंप्यूटर और लैपटॉप अकाउंट में शो करते हैं। सर 7,72,800 रुपए। ओके मैम, मैम टैली हो रहा है ना, दोनों साइड का एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑब्वियसली जब देखिए एंट्रीज दोनों तरफ की सेम ही है तो टैली तो होगा ही होगा। 7,72,800 रुपए इज द टोटल। सर टोटल को डबल अंडरलाइन से क्लोज कर देंगे। आइए अगला कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, हाँ जी, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस क्या सर? देखिए जब हम अपने पास बिजनेस करते हैं तो बहुत ढेर सारी ट्रांजैक्शन होती हैं हमारे पास बैंक से रिलेटेड। ठीक है, अभी तक जो हम एंट्रीज डिस्कस कर रहे थे उसमें ना हम कैश की ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे थे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि बैंक के साथ हमारी डिफरेंट एंट्रीज क्या हो सकती हैं। अभी हम जरा बेसिक एंट्रीज की बात करेंगे, आगे चल के इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी
आएंगी। कॉम्प्लिकेशन मतलब थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब मुश्किल कुछ नहीं है, होती आसानी है। आइए, मैं ये कह रहा था सबसे पहले मान लीजिए हमने कैश डिपॉजिट कराया इनटू बैंक, ठीक है, मैं बिजनेस का कैश बैंक में जमा करा रहा हूं। तो सर अगर बिजनेस का कैश बैंक में जमा कराऊंगा तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे सर, दो। पहला है कैश और दूसरा है बैंक। सर बैंक ना पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में कवर होता है। बैंक इज अ पर्सन। सर मेरा एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई इज अ कंपनी सर, कंपनी। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी के पास एसबीआई के शेयर्स हो, है ना, एसबीआई के शेयर खरीद सकते हैं सर आप। एसबीआई इज अ पर्सन, ठीक है। तो मैंने अपने पास बैंक में जाकर पैसे जमा कराए, तो कैश गया, कैश को क्रेडिट कर दीजिए टू कैश अकाउंट, और एसबीआई रिसीवर हो गया, बैंक को डेबिट कर दीजिए। सर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए मैंने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश जमा कराया मैंने बैंक में। अच्छा एक बात और बता दूं सर, सर जैसे ना हमारे पास, मैं बैंक की बात करूं तो बैंक इज अ पर्सन, अभी मैंने बताया बैंक एक पर्सन है, और क्योंकि बैंक पर्सन है इसलिए पर्सनल की कैटेगरी में कवर होता है। और हमने अपने पास इसको डेबिट व्हाट कम्स इनटू द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट डिसाइड कर लेंगे। सर एक इसमें व्यू पॉइंट और है ऑथर्स का। ऑथर्स ये कहते हैं कि अगर आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस हमारा एसेट है। भाई एसबीआई में मेरा खाता है जहां पर मेरे 10,000 रुपए जमा है, तो सर एसबीआई इज अ पर्सन, इसे आप पर्सनल की कैटेगरी में कवर कर सकते हैं। सर लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि बैंक बैलेंस, मेरे बैंक में जो मेरे 10,000 रुपए जमा है, सर ये मेरा एसेट भी तो है, तो आप इसको रियल की कैटेगरी में भी कवर कर सकते हैं। आप इसे अगर रियल की कैटेगरी में कवर करेंगे ना, तो अगर आप इसको रियल की कैटेगरी में कवर करेंगे सर, तब भी ये डेबिट ही होगा। सर जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे तो आपका एसेट आया, एसेट आया, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, अल्टीमेटली बैंक डेबिट ही होगा। ठीक है, तो अब ये तो सर हमारे लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आ गया, हम इसे पर्सनल की कैटेगरी में कवर करें या रियल की कैटेगरी में। सर देखिए ऐसा डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा नहीं जाएगा पेपर में कि बताओ बैंक हमारे लिए क्या है, लेकिन अगर मान लीजिए बाय चांस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैं कहूं, एक बार पूछ ही लिया, तो सर अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं बैंक की, बैंक एसबीआई इज अ पर्सन, और अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं बैंक बैलेंस की, देन इट इज एन एसेट। तो बैंक बैलेंस इज एन एसेट एंड बैंक इज अ पर्सन, पर्सन आ जाएगा पर्सनल की कैटेगरी में, और हमारे पास बैंक बैलेंस एसेट आ जाएगा रियल की कैटेगरी में। हाँ एक बात बता दूं सर, आप किसी भी कैटेगरी में कवर करें, जब ये डेबिट होना होगा तो डेबिट ही होगा, जब ये क्रेडिट होना होगा तो क्रेडिट ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाए या क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाए, तो वो हमारे पास जो एंट्री आएगी ना वो सेम ही आएगी। हाँ जी सर, इसी तरह मान लीजिए हमें बताया जाए कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ₹6,000। सर टोटल कैटेगरीज है, जी सर, टोटल कितनी कैटेगरीज है? 3। सर 3 है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो हमने ना कैश विड्रॉ किया बैंक से, सर अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो अब की बार ना कैश आ रहा है, कैश अकाउंट होगा डेबिट, और बैंक ने पैसे दिए, बैंक हो गया गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट।
₹6,000। बाय चांस अगर आप कहें कि मैं तो बैंक बैलेंस कहना चाहता था, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट कह दीजिए। बैंक का बैलेंस गया, कैश आया, कैश आया, कैश को डेबिट कर दीजिए, बैंक गया, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, being cash withdrawn from bank। सर एक डाउट सर। जी सर, जी प्लीज। सर ये जो पैसा लेके जा रहा है, ये बिजनेस का पैसा जाके बैंक में जमा हो रहा है, जी सर। राइट सर? जी। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है और बैंक में जाके जमा हो रहा है। जी सर। कोई हमारा बिजनेस का क्लाइंट वो डायरेक्ट पैसे को ले जाके हम बिजनेस में ना लाए और बैंक में ही जमा करा दे। सर वो बैंक पे तो जैसे ही जमा कराएगा ना, पैसे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सर बिजनेस में। अच्छा, तो उस कंडीशन में मानेंगे कि कैश आ रहा है। सर कैश नहीं, हम डायरेक्टली बैंक आता हुआ दिखा देंगे। बैंक आता। जी सर ये जर्नल एंट्री है सर, हम डिफॉल्ट कैसे पकड़ेंगे? हम इनकम टैक्स के पर्पस से क्या यूज है डिफॉल्ट पकड़ने के लिए? सर, बहुत ना डिटेल्ड कंसेप्ट है ये। आज इत्तेफाक से जो एनएडीटी में क्लास थी ना सर, 2 घंटे का सेशन इसी के ऊपर था। तो हम अपने पास ना बेसिकली एक एक एक्सपेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे पता चल सकता है कि हमारे पास कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई है। ठीक है सर, देखिए डिफॉल्ट ना कोई भी असेसी जर्नल एंट्री के रूल्स में नहीं करता। वो डिफॉल्ट इसमें करता है कि खर्चा नहीं करता और एंट्री पास कर देता है। ठीक है सर, मैं अगर मान लीजिए एक असेसी के अकाउंट्स देख रहा हूं, तो असेसी गलती इसमें थोड़ी करेगा कि जर्नल एंट्री गलत पास कर देगा टैक्स बचाने के लिए। सर असेसी गलती इसमें करेगा कि खर्चा करेगा 10,000 का, एंट्री कर देगा 1,00,000 से। ठीक है, तो वहां कंसर्न ना ये नहीं होगा कि इसने जर्नल एंट्री के रूल सही लगाए हैं गलत, वहां कंसर्न होगा कि इसको पकड़े कैसे। अब सवाल ये उठता है कि जब हमें ये गलती इसमें होगी ही नहीं तो हम ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं? सर इसलिए ताकि आगे की बातें समझ में आ सके। भाई असेसी ने एंट्री में अमाउंट इन्फ्लेट करके दिखा दिया, तो उसका इन्फ्लेशन तो तब समझूंगा ना, पहले जर्नल एंट्री तो समझ लूं। अब उसने जो एंट्री की अगर वही नहीं समझ पाया तो ये कैसे समझूंगा कि इसने इस एंट्री के जरिए घपला किया है। इसलिए अभी हम पहले एंट्री समझ रहे हैं, फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा इस एंट्री में इसने मैनिपुलेशन क्या की होगी। सर इसमें डेबिट क्रेडिट तो सेम ही है, फिर तो समझ में कैसे आएगा? सर डेबिट और क्रेडिट तो हमेशा सेम ही रहता है सर। डेबिट और क्रेडिट अगर सेम नहीं रहेगा ना, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो बैलेंस शीट तो मस्ट टैली। सर अगर मैं किसी को 100 रुपए दूंगा तो 100 रुपए का ही तो सामान आना चाहिए। भाई मैं एक शॉप पर पहुंचा, 100 रुपए का सामान खरीदा, तो मैं 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए गए, 100 रुपए का सामान आया। डेबिट और क्रेडिट बराबर होने चाहिए, है ना सर? घपला इस बात को लेकर नहीं होता कि डेबिट और क्रेडिट बराबर ना आए। घपला इस बात को लेकर होता है कि बिना परचेज के वो परचेज की एंट्री कर देता है। घपला इस बात को लेकर होता है कि सेल्स करता है 5 लाख की, एंट्री 1 ही लाख से पास करता है। वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करता है और ओवर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंसेस करता है। एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट कर देता है और इनकम्स को कम अमाउंट पर रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो कोई भी एसएससी घपला इस बात को लेकर नहीं करेगा कि जर्नल एंट्री सेल्स की गलत पास कर देगा या सेल्स का अमाउंट टैली नहीं कराएगा। वो तो पक्का कराएगा। बैलेंस शीट तो आपको टैली हुई भी देगा ना सर, वरना मैं देख के ही समझ जाऊंगा कह रहे ये तो अकाउंट्स ही गलत है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही। तो बैलेंस शीट तो जरूर टैली हो रही होगी। हमें घपले में इस बात को पकड़ना होता है कि इसने अपने पास बैलेंस शीट तो टैली करके दी है, लेकिन खर्चे कौन से गलत दिखाए हैं, वो कौन से एसेट हैं जो ये ठीक से यूज नहीं कर रहा, बिना यूज किए इसने एसेट दिखा दिया। पर्सनल एसेट का खर्चा बिजनेस में क्लेम कर लिया। तो मैनिपुलेशन उसको जर्नल एंट्री में नहीं बल्कि डिडक्शन में ली होगी उसने। तो जो एक्सपेंस की डिडक्शन इसने क्लेम की होगी, वहां पर हम देखेंगे इसने क्या मिस्टेक्स की हैं। जी सर, तो नेक्स्ट हमारे पास
मान लीजिए मिस्टर रमेश प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल। ₹2 लाख बाय चेक। ठीक है सर, प्रोप्राइटर 2 लाख रुपए लेकर आए चेक से। ठीक है सर, चेक से। अब की बार ना ये जो पैसे लेकर आए हैं वो चेक से लेकर आए हैं, पहले हम क्या कहते थे, कैश में लेकर आए हैं। सर एक बात बताऊं, मेरा फोकस ना चेक पर नहीं है। अगर क्वेश्चन ऐसे कहता ना, प्रोप्राइटर deposited ₹2 lakh in firm's account as additional capital, तो भी एक ही बात होती सर, कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल लेकर आया और मेरे खाते में जमा करा दिया। अब उसने चेक जमा कराया, कैश जमा कराया, सर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक आदमी ने पैसे दिए, उसने मेरे खाते में आकर पैसे जमा कराए। अब सर देखिए, मुझे एक डेटर से पैसे लेने थे, वो मेरे खाते में जाकर चेक जमा करा दे या वो मेरे खाते में जाकर कैश जमा करा दे, सर मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं ना, मुझे इन बातों से क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे में प्रोप्राइटर ने 2 लाख रुपए जमा कराए एज एडिशनल कैपिटल, या प्रोप्राइटर ने चेक दिया जो मैंने अपने खाते में जमा कराया। अल्टीमेटली हमारे पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं सर। पहला अकाउंट है बैंक, तो बैंक को डेबिट कर दीजिए, डेबिट द रिसीवर। ठीक है सर, बैंक में पैसा आया, बैंक को डेबिट कर दीजिए 2 लाख रुपए। और क्रेडिट किसे करेंगे सर, दूसरा अकाउंट है कैपिटल का, दूसरा अकाउंट है कैपिटल का, टू कैपिटल अकाउंट। बैंक को डेबिट कर दीजिए, कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। बैंक डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बैंक पर्सनल, कैपिटल पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है, प्रोप्राइटर गिवर है। बीइंग एडिशनल कैपिटल introduced by proprietor, being additional capital introduced by proprietor, प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, जैसे प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल लेकर आ सकता है ना, प्रोप्राइटर विड्रॉ भी तो कर सकता है। सर लास्ट एंट्री दोबारा से रिपीट कर दीजिए। मैम क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख रुपए का। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख रुपए का, और ये जो 2 लाख रुपए का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ना, ये उसने बैंक में जमा कराया है। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस में कैपिटल का पैसा बैंक में जमा करा दे तो एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक को डेबिट कर दूंगा, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। बैंक डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट क्यों होगा, बैंक पर्सन है,
बैंक में पैसा आया तो बैंक हुआ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल। प्रोप्राइटर भी पर्सनल की कैटेगरी में कवर होगा, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर इज गिवर, तो बैंक को डेबिट कर दूंगा, रिसीवर है, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा, गिवर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर आप ये प्रोप्राइटर, जी मैम, जी मैम, कहना चाहते हैं सर कि प्रोप्राइटर ने बैंक में 2 लाख रुपए जमा करवाए, हाँ जी, कैपिटल की जगह अगर प्रोप्राइटर डालेंगे तो सर गलत हो जाएगा? मैम प्रोप्राइटर का नाम हम नहीं लिखते हैं बिजनेस में। बिजनेस में प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल का नाम लिखा जाता है। ओके सर। जब भी प्रोप्राइटर पैसा लाता है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, और जब भी प्रोप्राइटर पैसा लेकर जाता है तो हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं। जी सर। सर कैपिटल और प्रोप्राइटर एक चीज कैसे हो गई सर? प्रोप्राइटर हो गया एक लिविंग पर्सन है, कैपिटल नॉन लिविंग, समझ नहीं आया सर। सर जब भी हम अपने अकाउंट्स में कैपिटल का शब्द लिखते हैं ना, तो कैपिटल के पीछे छुपा हुआ खड़ा होता है सर प्रोप्राइटर। तो कैपिटल के पीछे छुपा हुआ कौन खड़ा है? प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर होता है सर पर्सन, और क्योंकि ये पर्सन है इसलिए पर्सनल की कैटेगरी में आएगा, और पर्सनल का रूल लगाएंगे। और सर- पार्टनरशिप वाली जब बता रहे थे जो अलग हो जाएगी नहीं नहीं सर, वो भी सेम है सर। कैपिटल रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर, कैपिटल रिप्रेजेंट्स प्रोप्राइटर, कैपिटल प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। अब जब क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इसीलिए हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है सर, ये प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां लिखा हुआ है कैपिटल, समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं प्रोप्राइटर की, ठीक है। अब क्योंकि प्रोप्राइटर की बात चल रही है और प्रोप्राइटर पर्सन है, इसलिए पर्सनल की कैटेगरी में कवर किया जाएगा और पर्सनल का रूल लगाएंगे, ठीक है सर। अगर ये प्रोप्राइटर है तो सिर्फ कैपिटल लिखना काफी है। मान लीजिए मिस्टर रमेश हैं और ये प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर मतलब सर अकेले सिंगल ओनर है बिजनेस के, तो आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए या रमेश कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना सर। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, दो पार्टनर हैं अब एक बिजनेस में, एक है रमेश, एक है सुरेश। अब मैं अगर सिर्फ कैपिटल लिखूंगा ना तो पहचान नहीं हो पाएगी कि किसके कैपिटल की बात चल रही है, इसलिए मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसे लिखूंगा रमेश कैपिटल, और इनको लिखूंगा सुरेश कैपिटल। सर पार्टनरशिप में तो मैंडेटरी है कैपिटल के साथ पार्टनर का नाम लगाना, ड्राइंग्स के साथ पार्टनर का नाम लगाना। प्रोप्राइटरशिप में मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ कैपिटल लिख दीजिए, आप चाहें तो रमेश कैपिटल लिख दीजिए। सर आप कुछ भी लिखिए, कैपिटल रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। जी सर जी। पार्टनरशिप में अगर विथड्रॉइंग होगी तो वो भी नाम से लिखी जाएगी सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। अगर ड्राइंग्स होगी ना वो भी नाम से लिखी जाएगी, रमेश ड्राइंग्स अकाउंट, सुरेश ड्राइंग्स अकाउंट। तो इसका मतलब सर जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के ऊपर एक तरह का कर्ज होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर मतलब मैंने उसका अपना कोई बिजनेस शुरू प्रोप्राइटर किया तो मैं अलग हूं और बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है सर। मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है। मैं जो अपने बिजनेस को पैसा दे रहा हूं ना, वो एक तरह का उधार है जो मैं बिजनेस को दे रहा हूं,
जो बिजनेस को मुझे चुकाना है। सर आगे चल के मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स में मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, और जब मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा ना, तो बैलेंस शीट में बताऊंगा कि कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आता है सर। कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आता है। तो कैपिटल इज सिंपली अ लायबिलिटी फॉर बिजनेस। हाँ, ये लायबिलिटी प्रॉफिट थोड़ी खास होती है सर, ये लायबिलिटी थोड़ी खास होती है, ये लायबिलिटी चुकाई नहीं जाती सर। ये लायबिलिटी ना आपको रीपे करने की जरूरत नहीं है भाई। बिजनेस मेरा ही तो है सर, मेरा बिजनेस मेरा ही तो है। तो मेरे बिजनेस के पैसे अब मैं अगर ना भी लूं तो चलता है, क्या फर्क पड़ता है सर। मेरा बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस ही मेरा है सर। अब बिजनेस चाहे तो पैसे दे दे, चाहे तो ना दे, क्या फर्क पड़ता है। जी सर, कोई डाउट यहां तक? सर जो होता है प्रॉफिट, सर प्रॉफिट नॉमिनल की कैटेगरी में आता है, और बिजनेस प्रॉफिट प्रॉफिट भी प्रोप्राइटर का ही होता है सर। इसीलिए एट द एंड जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, वो ले जाकर हम अपने पास कैपिटल में ही ऐड कर देते हैं। सर आपका क्वेश्चन वॉइस कट गई थी सर, तो मैं सुन नहीं पाया, तो दोबारा पूछेंगे एक बार प्लीज। सर ये जो प्रॉफिट होता है ये भी लाइबिलिटी है बिजनेस के नहीं ऊपर? सर, प्रॉफिट लाइबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिट इनकम होती है, तो वो नॉमिनल की कैटेगरी में आती है। लेकिन इस प्रॉफिट का होता क्या है सर, ये प्रॉफिट हम ले जाकर ना कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और क्योंकि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं तो वो कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही आप प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, तो अब ये प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट आपके कैपिटल का पार्ट बन गया है, और अभी आपकी लाइबिलिटी बन गया है। सर जब तक आप इसको कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे तब तक ये आपकी इनकम है, और जैसे ही आप इसे कैपिटल में ऐड करके कैपिटल का हिस्सा बना देंगे, अभी आपकी लाइबिलिटी है। ओके सर। सर पॉइंट क्लियर हो गया कैपिटल का? जी सर। तो प्रोप्राइटर विड्रू ₹10,000 फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। सर मैं पार्टनरशिप फर्म की नहीं, बिजनेस फर्म की बात कर रहा हूं। फॉर हिज पर्सनल यूज, मतलब बिजनेस के खाते से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला प्रोप्राइटर ने। बिजनेस के खाते से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला प्रोप्राइटर ने। तो अगर प्रोप्राइटर बिजनेस के खाते से पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे ड्राइंग्स बोलते हैं। तो पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसे निकालेंगे तो उसे कहेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर्सनल की कैटेगरी में कवर होती है सर। ड्रॉइंग्स को करेंगे डेबिट। और सर अब की बार ना पैसा कैश में नहीं निकाल रहे, बैंक से निकाला है, तो बैंक हो गया गिवर। ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दीजिए 10,000 रुपए से, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए 10,000 रुपए से। बीइंग अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, ठीक है। बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। सर जी सर। सर जब चेक जब जमा किया जाएगा बैंक में, फिर कैसे लिखेंगे? ये तो एक तरीके का कैश ही हो गया सर, रियल है सर। चेक रिसीव्ड नहीं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जी जी सर, फ्रॉम डेटर मिस्टर सोहन फॉर रुपीज
20,000 and deposited into बैंक। सर जो चेक हम जमा कराएंगे वो चेक हमें किसी से मिला भी तो होगा ना, है ना। मैंने एक चेक जमा कराया, तो इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है चेक जमा कराया, इंपॉर्टेंट बात ये है चेक आपको मिला किससे था। सर मुझे चेक मिला था सोहन से, ठीक है सर। अब मैं एंट्री पता है क्या पास करूंगा, मैं कहूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 20,000। सर वो कैश में देता आदि 20,000 रुपए तब भी सेम एंट्री होती और बैंक में जमा होते वो पैसे। सर देखिए अब यहाँ ना दो बातें हो सकती हैं, मैं 1 मिनट में आता हूं इस बात पर। बीइंग check received from Sohan and deposited into bank। हाँ जी सर एक छोटी सी बात पहले मैं इसी एंट्री से रिलेटेड कंप्लीट कर दूं। सर अभी अभी एक सर ने पूछा था, मैं उस टाइम ठीक से आंसर नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने ये एंट्री बताई नहीं थी। मैं कह रहा था कि सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है सोहन हमें चेक दे ही ना, सोहन बैंक में गए और जाकर डायरेक्टली बैंक में ही जमा करा दिया, या सोहन ने बैंक में जाके कैश जमा करा दिया। सर एक ही बात है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्री सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। मेरे बैंक में पैसा आया, क्यों आया, सोहन से आया, मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 20,000 रुपए। बैंक को डेबिट कर दिया जाएगा, सोहन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो सोहन मुझे चेक दे, मैं जाकर बैंक में जमा कराऊं, सोहन डायरेक्टली जाकर चेक जमा करा दे, या फिर बाय चांस मान लीजिए सोहन मेरे खाते में जाकर कैश जमा करा दे डायरेक्टली। तीनों ही सिनेरियो में मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन 20,000। ठीक है। अभी अच्छा अब सर ने एक सवाल किया कि भाई सोहन मेरे पास आए, सोहन ने मुझे कैश दिया और मैंने हाथ के हाथ बैंक में जमा करा दिया। अब देखिए दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये हो सकती है कि मैं ये कहूं कि भाई पहले सोहन ने कैश दिया, इसकी एंट्री पास करो यहां तक की, तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट टू सोहन। दस हजार सर हम बैंक गए हुए थे, वहीं हमें सोहन मिले और सोहन ने हमें 10,000 कैश दिया, कहने लगे ये लो भाई तुम्हारे 10,000 रुपए देने थे, अभी अभी बैंक से निकाले हैं, ये पकड़ो 10,000। हमने एंट्री पास कर दी कैश टू सोहन। अब हमने कहा यार हमें तो कैश की जरूरत ही नहीं है, हमें तो बैंक में चाहिए थे पैसे, फिर हमने ये पैसे बैंक में जमा करा दिए, तो हमने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ठीक है सर। एक और सिनेरियो भी हो सकता था, और वो ये कि मैं अलग अलग एंट्री पास करने के बजाय एक काम करता हूं ना, एक कंबाइन एंट्री पास कर देता हूं। अगर ये ट्रांजैक्शन सच में हाथ के हाथ हुई है कि इधर पैसा आया इधर खाते में जमा, तो एक काम कीजिए ना, एंट्री पास कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, कम मेहनत लगेगी। 10,000 सर देखिए ना, कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। सर फाइनली तो डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो जाना है ना कैश का, तो कैश का डेबिट और कैश का क्रेडिट कैंसिल तो होना ही है। तो जब कैंसिल होना ही है तो मैंने एक कंबाइन एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। सर एक ही बात है। ठीक है। अब ये ना सर देखिए बात डिपेंड करती है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन किस तरह से हो रही है। अगर हाथ के हाथ कैश जमा हो गया है तो आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। अगर हाथ के हाथ कैश जमा नहीं हुआ है, आज कैश मिला जमा कराया 2 दिन के बाद, तो सर फिर आप पहले कैश रिसीव करने की एंट्री पास कीजिए, 2 दिन बाद जमा कराने की एंट्री पास कीजिएगा। अगर मैंने हाथ के हाथ सेम डे जमा करा दिया तो आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं।
सर अगर मैं बैंक में पैसा जमा करा रहा हूँ तो आई एम द प्रोपराइटर और आई एम द कैपिटल। सही बात है सर, अगर मैं अपने बिजनेस में करा रहा हूं तो अपने बिजनेस में अगर कराऊंगा तो मैं प्रोपराइटर हूं और ये मेरा कैपिटल है। तो सर मैं मतलब मुझे सोहन ने पैसा दिया तो और उसको मैंने अपने बैंक में डाला तो मैं तो प्रोपराइटर अपने बैंक में डाल रहा हूँ तो मतलब मैं अपने बिजनेस में डाल रहा हूँ तो तीसरी नहीं एंट्री ये नहीं भी नहीं बन नहीं सकती नहीं है आशीष कैपिटल। सर, आशीष सर, इसे मैं थोड़ा सा चेंज करूं सर। सर सोहन ने आपको पैसे दिए ही नहीं, किसने कहा आपको दिए? सोहन ने आपको नहीं दिए सर, सोहन ने आपके बिजनेस को दिए। पर आप कैश पकड़ा है ना सर। हाँ हाँ कैश पकड़ाया। तो सर अब बिजनेस के हाथ तो होते नहीं सर, है ना, बिजनेस के तो हाथ होंगे नहीं। तो सर आपके हाथ उस टाइम बिजनेस के ही हाथ हैं सर। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना सर, वो अपने बिजनेस के बिहाफ पर ही तो कर रहे हैं सर। आप सोचिए ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने बिजनेस के बिहाफ पर ही तो कर रहा हूं। तो जब सोहन मुझे पैसे दे रहा है ना, तो वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही दे रहा है ना। तो वो बेसिकली पैसा बिजनेस को दे रहा है सर, मुझे नहीं दे रहा, बिजनेस को पैसा दे रहा है। और बिजनेस को जो पैसे दे रहा है वो अल्टीमेटली ना, अल्टीमेटली बिजनेस के पैसे हैं, मेरे नहीं है सर। वो मेरा कैपिटल थोड़ी है। तो सर जब ये एंट्री होगी तो हम ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जैसे सोहन ने सपोज या तो मुझे पैसा किसी बिल के अगेंस्ट दिया हो या उसने मुझे क्रेडिट दिया हो या मैंने जो है और मैंने उसको डिपॉजिट किसी बिल के अगेंस्ट किया है या मैंने उसको एज ए कैपिटल किया है तो हम ये चीज डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सर आप में से कोई आस्क में पोस्टेड है क्या? मुझे सर आस्क आस्क आयकर संपर्क केंद्र कोई पोस्टेड हो तो सोचिए, एक पर्सन आस्क में पोस्टेड है, मैं गया आस्क में और मैंने एक पेपर सबमिट कराया, है ना। सर बताइए, आस्क में जो मैंने पेपर सबमिट कराया, मान लीजिए आशीष सर आपकी पोस्टिंग है आस्क में और मैंने आपको लेटर दिया, तो सर मैं तो आपके हाथ में दे रहा हूं। सर आप मुझे बताइए, क्या मैं ये लेटर आपको दे रहा हूं? नहीं आपकी नहीं डिग्निटी सर, को दे रहे हैं। आपको जो मैं दे रहा हूं ना, वो मैं डिपार्टमेंट के बिहाफ पर दे रहा हूं, है ना। सर देखिए, आप और डिपार्टमेंट अलग अलग हैं सर, बस इसी को ना आप अकाउंटिंग टर्म्स में समझिए। सर मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है आशीष सर, मैं और मेरा बिजनेस अलग अलग है। अगर सोहन ने मुझे पैसे दिए हैं, मेरे पर्सनल, सोहन का बिजनेस से कोई लेना देना था ही नहीं। मैंने सोहन को कोई गुड्स नहीं बेचे थे, कुछ नहीं किया था। सोहन मेरे बचपन के दोस्त हैं। मैंने सोहन से कहा, यार सोहन मुझे, मेरे बिजनेस को नहीं, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है यार, 10,000 रुपए दे दे। सोहन ने मुझे, मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को 10,000 रुपए दे दिए, वो नहीं जानते मेरे बिजनेस को, ठीक है ना। तो अब उन्होंने मुझे मेरे घर पे 10,000 रुपए दिए और ये जो घर पे उन्होंने 10,000 रुपए दिए थे, ये जाकर अगले दिन मैंने बिजनेस के खाते में जमा करा दिए। तो सर अब जो सोहन ने पैसे दिए थे, मैंने बिजनेस के पैसे खाते में जमा कराए, तो मैं ये नहीं कहूंगा ये सोहन ने दिए, मैं ये कहूंगा सर मैंने दिए हैं, ठीक है, मैंने दिए हैं। अब एंट्री होगी आशीष सर कैपिटल की। सर लेकिन लेकिन सोचिए, सोहन मेरे कस्टमर हैं, मैंने सोहन को गुड्स बेचे थे, सोहन दुकान पर आए और मुझे पैसे देकर चले गए। सर आप ये मत सोचिए सर कि मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के काउंटर पे बैठकर आपके हाथ में लेटर आ रहा है। सर वो आपके हाथ में आ रहा है लेकिन आपके पास नहीं आ रहा, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट हो रहा है। आपने जो लेटर रिसीव किया है ना सर आस्क में बैठकर, वो डिपार्टमेंट के बिहाफ पे किया है। सर मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, अपनी दुकान पे बैठे हुए सोहन ने मुझे आकर कैश दिया। सर ये मुझे नहीं दिया सर, दुकान को दिया है। अब सर दुकान ले नहीं सकती ना, दुकान तो नॉन लिविंग एंटिटी है। आप सोचिए ना, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चिट्ठी कैसे दूं? आप बताइए कैसे दूं? सर मैं तो वहां जो पर्सन बैठा होगा उसको दूंगा ना, है ना। सर बिल्कुल इसी तरह से प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के बिहाफ पर पैसे ले रहा है, तो सर अब बिजनेस के कस्टमर से ले रहा है, तो एंट्री ना सोहन के नाम से करेगा, अपने नाम से नहीं करेगा। आप आस्क में ये थोड़ी कहेंगे लेटर मैंने दिया है, आप तो कहेंगे जी असेसी आया था, फला फला असेसी, ये पेन नंबर है, लेटर देकर गया है। सर आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं सर? जी सर। जी। तो सर उससे थैंक यू सर। अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा कि एंट्री कैपिटल से होनी है या एंट्री सोहन के नाम से होनी है, ठीक है। सर बिजनेस में प्रोप्राइटर का पैसा लेना मैटर नहीं करता, वो पैसा प्रोप्राइटर के पास नहीं आ रहा सर, बिजनेस के पास आ रहा है।
अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल बिहाफ पर पैसा रिसीव करता है आउट ऑफ द बिजनेस और फिर बिजनेस में लाता है तो मैं इसे मानूंगा कैपिटल। और अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस के बिहाफ पर एक पर्सन से पैसा रिसीव किया तो ये जो पैसा रिसीव किया है ना सर, इसकी एंट्री ना उसी पर्सन के नाम से की जाएगी। ठीक है सर। सर ये डेबिट क्रेडिट का एक हमें कंफ्यूजन ये होता है, जब हम बैंक अकाउंट से अपने पैसे निकालते हैं जी सर। एटीएम से, जी तब जी हमें जी मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड। जी सर, और मैं बता अभी जो है, मैं अभी जो बताता हूँ आपने ऊपर की एंट्री में दिखाया 20,000 का चेक हमने जमा किया, तो वो भी डेबिट में एंट्री जा रही है। सर, मैं बताता हूँ। देखिए सर, मैं हूं मुश्तबा जैदी, ये मैं आ गया और मेरा जी बैंक है एसबीआई, ये जी एसबीआई आ गया। सर मैं गया और मैंने बैंक में जाकर ना 10,000 रुपए डिपॉजिट कराए, जी तो मैं पता है क्या कहूंगा? मैं कहूंगा जी ऐसा है, मैंने बैंक में पैसे जमा कराया, बैंक हो गया मेरा एसेट, और मैं कहूंगा बैंक को कर दो डेबिट। और सर इसी टाइम पर बैंक पता है सर क्या कह रहा होगा? बैंक कह रहा होगा यार ये आ गए, पैसे देकर चले गए मुश्तबा जैदी, हमारे पास पैसा आया, कैश को करो डेबिट। और ये बैंक के लिए पता है क्या है सर? बैंक कहेगा यार लाइबिलिटी आ गई हमारे सर पर, कभी भी आ जाएंगे ये 10,000 रुपए मांगने के लिए कि मेरे 10,000 रुपए निकालो, कभी भी एटीएम में घुस जाएंगे, कहेंगे लाओ पैसे निकालो, और बैंक को देने पड़ेंगे, है ना? तो सर जब बैंक को मैंने डेबिट किया ना, मैंने एंट्री पास की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक ने पता है क्या एंट्री पास की? बैंक ने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू मुश्तबा जैदी। सर मेरे पास बैंक डेबिट हो रहा है 10,000 से, बैंक के पास मैं क्रेडिट हो रहा हूं 10,000 से, ठीक है? सर जब सैलरी का मैसेज आता होगा ना, तो बैंक वाले मैसेज भेजते होंगे सर आपका खाता क्रेडिट हो गया। जी सर वो अंग्रेजी का क्रेडिट नहीं होता, एक इंग्लिश में भी वर्ड है क्रेडिट, आपको क्रेडिट दिया गया, आपने एक काम किया, आपको उसका क्रेडिट मिला। सर ये वो वाला क्रेडिट नहीं है सर, ये अकाउंट्स का क्रेडिट होता है। बैंक वाले बताते हैं आपके खाते में पैसे आ गए, ठीक है? जब बैंक मुझे क्रेडिट करता है ना, मैं बैंक को डेबिट करता हूं। अच्छा, इसी तरह से सर जब बैंक से मैं पैसे निकालता हूं, जैसे आपने कहा हमने एटीएम से पैसे निकाले, तो मैं पता है क्या एंट्री पास करता हूं? मैं कहता हूं कैश आया, कैश को करो डेबिट। मैंने बैंक से 15,000 रुपए निकाले एटीएम से, और मैं बैंक को करता हूं क्रेडिट। सर इस टाइम पर एसबीआई वाले पता है क्या कहते होंगे? एसबीआई वाले कहते होंगे यार पैसे चले गए टू कैश अकाउंट 15,000, और किसने लिए? वो कहते होंगे भाई इन्होंने पैसे निकाल लिए मुश्तबा जैदी ने, इनको करो डेबिट, डेबिट द रिसीवर। तो वो मुझे डेबिट कर देते हैं, मैं बैंक को क्रेडिट कर देता हूं, थैंक यू। मेरा कैश डेबिट हो जाता है, उनका कैश क्रेडिट हो जाता है। सर इसलिए एंट्री चल रही होती है। सर जब बैंक कहता है ना डेबिट हुए आप, तो एक्चुअली मैं क्रेडिट हो रहा होता हूं मेरे खाते में, मेरी किताबों में, बैंक की किताबों में डेबिट हो रहा होता हूं। सर पॉइंट क्लियर है सर? जी 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 सर, आइए सर। तो सर बैंक की एंट्री हमने फोर्थ एंट्री डिस्कस की थी, सॉरी फिफ्थ एंट्री, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर मिस्टर सोहन 20,000 एंड डिपॉजिट इन टू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। सर यहीं पर मैं एंट्री पास करूं, मान लीजिए चेक इशूड टू रोहन, हमने रोहन को चेक दिया 12,000 रुपए का, ठीक है? हमने रोहन को चेक दिया 12,000 रुपए का। अब जब 12,000 का चेक देंगे तो रोहन को, तो सर रोहन हो जाएगा रिसीवर, रोहन को करूंगा डेबिट 12,000, और चेक जा रहा है, पैसा बैंक से जा रहा है टू बैंक अकाउंट 12,000। तो एंट्री हो जाएगी रोहन डेबिट 12,000 टू बैंक 12,000, बीइंग अमाउंट पेड
टू रोहन बाय चेक। इसी तरह मान लीजिए हमें बताया जाए रेंट रिसीव बाय चेक। सर सिर्फ रोहन लिखेंगे, रोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे? सर रोहन अकाउंट नहीं लिखेंगे, या तो रोहन लिखेंगे या रोहन्स अकाउंट लिखेंगे। पर्सन के नाम के साथ अकाउंट का शब्द इस्तेमाल नहीं होता। रोहन अकाउंट इज रॉन्ग, ये नहीं लिखेंगे। सर रेंट जो हम ये एंट्रीज कर रहे हैं तो मतलब जैसे पहले तो इससे पहले जो हमने देखी है एंट्रीज, जो मतलब कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था वो फोर्थ वाला, जी जी वो जी तो जी सर बैंकिंग मतलब जो बिजनेस था उसकी एंट्रीज थी। मतलब हम लोग बिजनेस को अपने नजर से देख रहे थे कि बिजनेस में हम होते हुए तब कैसे एंट्री करेंगे। और जो अब आप एंट्रीज करा रहे हैं सर, ये इस हिसाब से देख रहे हैं कि जैसे मतलब हम लोग बैंक की अकाउंट बुक बना रहे हैं और वो एंट्रीज कर रहे हैं सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये सब कुछ बिजनेस के नजरिए से चल रहा है सर। अभी तक अच्छा। क्योंकि मैंने पहला स्टेप लिया था ना इससे पहले, तो मैंने बैंक की हम्म। एंट्रीज डिस्कस नहीं की थी, सिर्फ कैश की थी। अब मैं सेकंड हाँ। स्टेप पे आ गया, मैंने कैश के साथ साथ बैंक की एंट्रीज डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं सिर्फ कैश की ठीक। बात कर रहा था, अब मैं कैश के साथ साथ बैंक की बात कर रहा बैंक। हूँ। सब कुछ बिजनेस के ठीक। पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है सर। ठीक है। जी, तो रेंट रिसीव्ड बाय चेक, तो सर अब पैसे बैंक में आए हैं, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बैंक को डेबिट कर दीजिए सर 4,000 रुपए, रेंट को क्रेडिट कर दीजिए 4,000 रुपए। बीइंग रेंट रिसीव्ड बाय चेक। रेंट मिला हमें चेक से। सर जब बैंक से पैसे निकालते हैं तो सर जो पासबुक की एंट्री आती है, डेबिट डेबिट या जी जी क्रेडिट, तो सर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या या सेम? सर बिल्कुल सेम होता है, बस बैंक की एंट्रीज हमारे से अपोजिट चलती हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, जब मैं बैंक को डेबिट करता हूं तो बैंक हमें क्रेडिट करता है। जब मैंने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक मेरा एसेट हो गया और बैंक के लिए मैं लाइबिलिटी हो गया। मुझे बैंक से पैसे लेने हैं, मुझे बैंक से पैसे लेने हैं और बैंक को मेरे पैसे देने हैं। सर पॉइंट क्लियर है? क्लियर क्लियर। जी हाँ जी। तो रेंट रिसीव बाय चेक 4,000 रुपए, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट 4,000 रुपीज। इसी तरह से सैलरी पेड बाय चेक, ₹6,000। हमने सैलरी पे की चेक से, अब क्या करें? तो सैलरी नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट हो जाएगी सैलरी टू, चेक से दिया है सर, चेक से टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये बता रहा था सैलरी मैंने दी, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और बैंक से पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर, बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पे की मैंने चेक से। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। सर बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देगा 1,200 रुपए, बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देगा तो हमारे पास पैसे आए,
बैंक में पैसा जमा हुआ, बैंक आया, या बैंक में ये पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। और ये हमारी इनकम है, इनकम टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200 रुपये। being interest allowed by a bank। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, हमने एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और 10th एंट्री, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए, तो अगर बैंक बैंक चार्जेस लगाएगा तो बैंक चार्जेस क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस। तो बैंक Expenses चार्जेस हैं। है एक्सपेंस, बैंक चार्जेस को करूंगा डेबिट। और टू बैंक अकाउंट। सर खाते से पैसे चले गए, तो बैंक चार्जेस को डेबिट कर दीजिए और बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। मान लीजिए हमें बताया गया 400 रुपए के बैंक चार्जेस लग गए, तो बैंक चार्जेस को डेबिट कर दीजिए 400, बैंक को क्रेडिट कर दीजिए 400। बीइंग बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। सर जी मैम। अगर इस एंट्री को हम ऐसे लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्जेस अकाउंट, तो गलत हो जाएगा? मैम जब बैंक चार्जेस लगेंगे तो बताइए पैसा आएगा या जाएगा? अगर हमारे ऊपर चार्ज लगा तो सर पैसा जाएगा, है ना। तो मैम बैंक हाँ। में जब पैसा आता है तो डेबिट होता है, और बैंक में जब पैसा जाता है तो बैंक क्रेडिट होता है। जब बैंक चार्जेस लगेंगे तो बैंक चार्जेस को क्रेडिट किया, बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। और मैम बैंक चार्जेस ना हमारा खर्चा है, इसलिए बैंक चार्जेस को डेबिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे अकाउंट से पैसा गया और बैंक के अकाउंट में पहुंचा। मैम बैंक के अकाउंट में पहुंचा नहीं सोच रहे हम, आप बस ये सोचिए मेरे खाते से पैसा निकला बैंक चार्जेस का, मेरे खाते से पैसा निकला बैंक चार्जेस का, तो बैंक चार्जेस मेरा खर्चा है, डेबिट करूंगा, और बैंक से पैसा गया क्रेडिट करूंगा। बैंक के यहाँ क्या हुआ ये तो बैंक सोचेगा ना, मैं क्यों सोचूं? सर बैंक अकाउंट इक्वल टू नहीं बिजनेस clear हुआ अकाउंट सर। सही है क्या? नहीं सर, बैंक अकाउंट इज नॉट इक्वल टू बिजनेस अकाउंट। बैंक तो मेरे पास एक नॉर्मल अकाउंट है तो बिजनेस का ही ना सर वो। हाँ हाँ है बिजनेस का, लेकिन जैसे बिजनेस में सोहन का अकाउंट है, मोहन का अकाउंट है, रोहन का अकाउंट है, वैसे ही बैंक का अकाउंट है। बैंक में खाता खोला है बिजनेस ने। जी सर, सही है ना बैंक सर? में खाता खोला है बिजनेस ने, तो ये ठीक है ना बिजनेस का सर? बैंक का खाता है। जी सर, इसलिए टू बैंक अकाउंट कर रहे हैं ना हम, जी जी जी, क्योंकि बैंक बिजनेस से पैसा गया। गए, जी सर, मतलब बिजनेस को घाटा होगा एक तरह से। हाँ बिजनेस के बैंक से पैसा गया, तो बैंक से जी। पैसा गया इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। मैं एक बार ना रिपीट करता हूँ एंट्री। देखिए मेरा बैंक में खाता है और मेरे बैंक में 25,000 रुपए है मान लीजिए। फिर अचानक से बैंक ने मुझसे कहा कि सर आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे 400 रुपए के, तो मेरे खाते में बचेंगे 24,600 रुपए, है ना। ये जो 400 रुपए मेरे ऊपर चार्जेस लगे, बैंक चार्जेस, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस।
है ना। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल की कैटेगरी में आएगा। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और मैंने इसको डेबिट कर दिया। अच्छा, बैंक वाले जब मेरे ऊपर चार्जेस लगाएंगे तो मैनेजर साहब घर से आके पैसे थोड़ी लेकर जाएंगे, वो मेरे खाते से डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्टेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, ये मेरे बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से पैसा गया तो बैंक हुआ गिवर, बैंक ने पैसा दिया तो बैंक हुआ गिवर, और बैंक गिवर है ना, तो बताइए क्या करें। बैंक गिवर है तो बैंक को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, एक तरफ से एक्सपेंस है, डेबिट कर देंगे, दूसरी तरफ से बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज द गिवर, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। जी मैम, एक बार आप क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे, क्या पूछ रहे थे? सर जो आपने ये एंट्री करवाई तो मैंने अपनी तरफ से एंट्री बनाई इसमें कि बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया टू चार्जेस अकाउंट। नहीं मैम, एक्चुअली देखिए चार्जेस ना हमारे, चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, चार्जेस हमारा एक्सपेंस है तो वो डेबिट होगा। दूसरी बात मैम, बैंक से ना पैसा जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट होगा। ओके सर, जी, अच्छे से ये समझ क्लियर है, गया मैं सर, रिपीट करूं? नहीं समझ आया सर, बाद में मैम पूछेंगे वॉइस सर, ब्रेक कोई हो गई। नहीं। सर बाद में पूछ लेंगे, आप आगे चलिए। जी 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 जी। तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक 400 रुपीज, एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, डेबिट किया जाएगा, और बैंक से पैसा गया, क्रेडिट किया जाएगा। सर ऐसे ही ना बिल्कुल सेम एंट्री है अगर बैंक हमारे बिहाफ पर कोई अमाउंट डायरेक्टली रिसीव करे या बैंक हमारे बिहाफ पर कोई अमाउंट डायरेक्टली पे करे। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक। सर जब कोई कंपनी, अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मुझे अगर डिविडेंड देती है तो सर वो डिविडेंड घर पे आके थोड़ी देकर जाती है। अच्छा, पुराने जमाने में चेक आते थे सर, अब तो चेक भी नहीं आते हैं। वो आपसे खाते की डिटेल पूछ लेते हैं, आप खाता नंबर उनको अपने पास बता दीजिए, डायरेक्टली आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये जो डिविडेंड आपको मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्टली रिसीव बाय द बैंक, 2000 रुपए। सर देखिए, मेरे पास चेक आए मैं जमा कराऊं या डायरेक्टली बैंक में आए, एक ही बात है, जर्नल एंट्री पास की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। बैंक को डेबिट कर दीजिए 2000 से, डिविडेंड को क्रेडिट कर दीजिए 2000 से। बीइंग डिविडेंड रिसीव, ठीक है, या एंट्री पास कर दीजिए, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड इन बैंक अकाउंट। और इसी तरह से अगर बैंक हमारा कोई बिल पे कर दे, बैंक हमारा कोई एक्सपेंस पे कर दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी पहले से कि भाई आप ये बिल जमा करा देना, और बैंक ने जमा करा दिया, मान लीजिए 6000 रुपए का।
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। सर ये वैसे ही हो गया ना, जैसे आरडी वगैरह होती है उसमें अपने आप पैसे कटते रहते हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट में कह सकते हैं कि पैसे गए नहीं स्टैंडिंग मैम, पे। हाँ, अब अगर हम आरडी, जैसे हमारे पास मान लीजिए पैसा जा रहा है तो उसमें हम एंट्री पास करेंगे अपने पास नॉर्मल एसेट की, ठीक है। जैसे आरडी के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है ना, एक्सपेंसेस की भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होती है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आप ये पैसे डायरेक्टली पे कर देना, हमसे पूछना मत। मतलब मैं चेक बना के नहीं दूंगा बिजली का, आप खुद ही पे कर दिया करो। सर इसमें जो हम नाम लिखते हैं अकाउंट का, वो अगर थोड़ा इधर से उधर, जैसे मैंने सोचा था इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, और आपने एक ही बोला बात है मैम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000 रुपीज। सर एक जो बैंक को मैंडेट देते हैं सर, वही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सर वो जो मैंडेट होता है, वो मैंडेट ही तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मैंडेट होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई लोन ले लें, तो अब लोन के पुराने जमाने में सर, अगर आप लोन लेना तो अगर 5 साल का लोन है सर, 60 चेक साइन होकर जाते थे, 60 चेक्स पर साइन करके देना पड़ेगा आपको, ठीक है। सर अब ऐसा भी हो आजकल क्या सकता है, है लोन पेड बाय बैंक। जी सर ऐसा लिखा हो सकता है, लोन पेड बाय बैंक, एक ही बात है। तो आजकल क्या होता है, आजकल इतने ज्यादा चेक नहीं देने होते, हालांकि बैंक वाले चेक फिर भी ज्यादा लेते हैं, जैसे 3-4 चेक ले लेते हैं। हाउसिंग लोन अगर लें तो 10-12 चेक साइन करवा के ले लेते हैं सिक्योरिटी के तौर पर। अदरवाइज पुराने जमाने में अगर मैं अपने पास 10 साल का लोन ले रहा हूं ना, तो 120 चेक पे साइन करके देने पड़ते थे, और वो चेक ही बैंक वाले बार बार जमा कराया करते थे। अब क्या है, अब बैंक से ऑटोमेटिकली ईसीएस हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पैसा चला जाता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, मैंडेट साइन करके दिया हुआ है, पैसा खाते से कटता जाएगा। हाँ सर जी एक बार ये बताना सर, ये बैंक वाले जो हाउसिंग लोन के लिए चेक क्यों लेते हैं सर, जो एक्स्ट्रा साइन करा के रख लेते हैं? सर वो एक्चुअली ना, वो थोड़ा सिक्योरिटी के तौर पर लेते हैं। कभी तो ईएमआई ना कटे तो सर, अगर बैंक ईएमआई नहीं भरी ना, तो वो हम्म। चेक जमा कराएंगे, और चेक जमा कराने के बाद उसको बाउंस कराएंगे, और बाउंस कराने के बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में केस कर देंगे कि जी इन्होंने हमें चेक दिया था, बाउंस हो गया। नेगोशिएबल वो इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चेक बाउंस होने पर 3 साल की जेल की सजा होती है सर। ओके, वो साइन करा के रख लेते हैं उनको। एग्जैक्टली सर, वो जो चेक है ना, वो जमा नहीं कराते। 12 सर, हाउसिंग लोन में खास तौर पर 12 चेक साइन करवा के रख लेते हैं। जी सर। जी, तो वो 12 चेक साइन करवाने का यही पर्पस होता है कि बाई चांस अगर आपके खाते में पैसा नहीं हुआ ना, और उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा, तो कोर्ट में जाकर ना सर, मैंडेट इतना ज्यादा वहां पर चलता नहीं है। वहां पर कोर्ट में तो सर पेपर वर्क चाहिए, तो वो चेक बाउंस कराते हैं। फिर वो चेक बाउंस करा कर ना, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है कि जी देखो हमने तो चेक जमा कराया था, ये रही चेक की कॉपी, उससे पता चल जाता है। तो कोर्ट के लिए ना वो इसलिए आपसे पहले से साइन करवा के रख लेते हैं। ओके सर। जी सर, और सर वो रजिस्ट्री वाले पेपर ओरिजिनल क्यों जमा करा लेते हैं सर? सर वो सिक्योरिटी के तौर पर, अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया, हाउसिंग लोन, और बाद में लोन रीपे नहीं किया, तो सर रजिस्ट्री है उनके पास, वो प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे रजिस्ट्री के बेसिस पर। ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। जी सर जी। being electricity bill paid by bank। आगे भी लिखा जा सकता है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, इतना भी छोड़ा जा सकता है। जी सर, तो ये हमारे पास सर कुछ कॉमन ट्रांजैक्शंस हमने डिस्कस की रिलेटेड टू बैंक। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं। अभी तक मैं जरा सिंपल क्वेश्चंस ले रहा था, उसमें बैंक नहीं आता था, बस कैश की ट्रांजैक्शंस होती थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस हैं, उनमें कैश की ट्रांजैक्शंस भी हैं, उसमें बैंक की ट्रांजैक्शंस भी हैं। सर देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में इतना बताया गया मैंने एक आदमी को पैसे दिए, ये नहीं बताया कैश में या चेक से, तो आप हमेशा कैश मानकर चलेंगे। मुझे किसी ने पैसे दिए, ये नहीं बताया कैश दिया या चेक दिया, सर आप कैश मानकर चलेंगे। बैंक तभी माना जाएगा जब बैंक कहा जाएगा। जब तक क्वेश्चन बैंक कहे ना, मैं अपनी तरफ से बैंक मानता नहीं हूं सर।
सर और करवाएंगे क्या आगे? जी बस मैम, आगे बाकी एंट्रीज नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सर यहाँ तक कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए प्लीज। तो सर इसे ना हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल का थोड़ा शायद शेड्यूल में अगर कुछ माइनर सा चेंज हो तो मैं ना उसका ग्रुप पर मैसेज कर दूंगा। अदरवाइज सर कितने बजे क्लास है? सर 2:30 है। राइट। जी कल सर हमारी ऑनलाइन क्लास होगी और कल के लिए मैं एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूंगा ग्रुप पे। मैसेज कब करेंगे सर? सर मॉर्निंग तक। अच्छा, दोनों क्लास होंगी कल या फिर एक? नहीं सर, क्लास दोनों होंगी। थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा ऑफिस का कुछ